हेलो नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद नॉटियालजी में, जहाँ पे हम फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं और साथ साथ में हम सॉल्व करते हैं। हर संडे के दिन हम सॉल्व करते हैं जीएस के पेपर। और ये जो पेपर हम सॉल्व आज करने वाले हैं, ये पेपर है 2021 में हुए लोअर पीसीएस का, उत्तराखंड में हुए। तो उसका प्री का ये पेपर है। तो इसमें देखेंगे हम कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आगे की परीक्षाओं में आपके काम आ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप ऊपर जो फ्लैश हो रहा है, आप प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। अभी तक जो हमने पेपर सॉल्व करवाए हैं, काफ़ी पेपर, अभी दो तीन पेपर हमने सॉल्व कराए यहाँ पर, तो आप उनको देख सकते हैं। साथ साथ में आप देख सकते हैं जो फिज़िक्स यहाँ पर लगातार चल रही है। फिज़िक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट, जो हम क्लास 11 की फ़िज़िक्स कर रहे हैं, तो उनकी जो ये फ्लैश ऊपर हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक जो ऊपर टाइमलाइन पर फ्लैश हो रहा है ऊपर, यहाँ से आप देख सकते हैं क्लास 11 की फ़िज़िक्स के लिए। तो चलो ये शुरू करते हैं। तो बात करें पहले क्वेश्चन की, तो ये है दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया था? तो ये 2021 का करंट अफेयर है। तो ये किया गया था लद्दाख में। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्य विधानसभा, ऑप्शन बी राज्य विधान परिषद, ऑप्शन सी राज्यसभा और ऑप्शन डी लोकसभा। तो इनमें से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो इसमें से राज्य विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब बात करें इंडिया में कितनी जगह पे राज्य विधान परिषद है? तो ये 6 स्टेट में राज्य विधान परिषद है, जिसमें आता है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यूपी, और ये आता है तेलंगाना, और ये आता है कर्नाटका, और ये आता है कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो इन 6 जगहों पे ये विधान परिषद है। तो इसको भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त कर सकते हैं इसे। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वो अधिकारी नहीं है? तो जब बात रिट की करेंगे तो ये आता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। ये रिटें जारी होती हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। और हाई कोर्ट में अगर बात करें तो हाई कोर्ट में ये होती है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन ए है परमादेश लेख, ऑप्शन बी है उत्प्रेक्षण लेख, ऑप्शन सी है अधिकार परीक्षा लेख और ऑप्शन डी है निषेध लेख। तो इसका सही आंसर होगा निषेध लेख। निषेध कर देंगे उसे पद धारण करने से, तो इसका सही आंसर है निषेध लेख। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है, या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, या सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? ऐसी कौन सी है जो दूसरे पे नज़र रखती है और उसकी इंपॉर्टेंट जो लेन देन है उस पर काम करती है? तो ये है सेबी के अंदर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जाता है। ओके, बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो जिला नियोजन समिति, बात करें जिला नियोजन समिति तो अनुच्छेद 243 ZD, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 348। तो ये जो अनुच्छेद है 362, 368 और 356 इनसे रिलेटेड नहीं है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 243 ZD। देखिए, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत और नगर पालिका है, और इनके जो आर्टिकल आते हैं ये आते हैं 243 ZD में, 243 में। तो इसी के अंतर्गत ये आता है, ZD के अंतर्गत जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 124वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? अब यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि 24वां संविधान संशोधन, अभी तक 105 संविधान संशोधन अधिनियम हुए हैं। 105 संविधान संशोधन हुए हैं, लेकिन जो अधिनियम आते हैं उनमें से कुछ पारित नहीं हुए हैं। और कितने पारित हो गए? 105 पारित हुए हैं और 105 सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। तो इसमें से आता है सरकारी सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण, जो 30% आरक्षण दिया जाता है, अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा, बच्चों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा, या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। तो इसका सही आंसर है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। ये 124 था। तो संविधान संशोधन अधिनियम आया था 124वां, और 105वें के अंतर्गत शायद या 104वें के अंतर्गत इसको संविधान संशोधन किया गया है। तो ये EWS के लिए जो आरक्षण दिया गया है वो इसके अंतर्गत आता है। अगर ये आरक्षण दिया जाता है तो ये दिया जाता है 16 के क्लाउज 4 के तहत ये आरक्षण दिया जाता है, जिसे समानता का अधिकार कहते हैं। समानता का अधिकार के अंतर्गत ये आरक्षण दिया जाता है। अब ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है, स्टेट पे डिपेंड करता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट हो सकता है परसेंटेज का, लेकिन ये है।
बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, किस संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो जो 12वीं अनुसूची है वो आती है नगर पंचायत नगर पालिका से, नगर पंचायत व नगर पालिका से, जिसके अंतर्गत 18 विषय हैं, 18 सब्जेक्ट जिनको कहा जाता है। तो ये है ऑप्शन ए 71वां संविधान संशोधन, या 72वां संविधान संशोधन, या 73वां संविधान संशोधन, या 74वां संविधान संशोधन। तो इसका जो सही आंसर है वो है 74वां संविधान संशोधन, जो आया था 1992 में, उस टाइम का संविधान संशोधन है। बात करें, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। जो भारत का कैग है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल जो है, वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन जितनी रिपोर्टें बनाता है वो किसको देता है? तो इसका जो ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति को, केंद्रीय वित्त मंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को, या भारत की संसद को। तो क्योंकि कंट्रोलर ऑडिट जनरल, इसके लिए जो आर्टिकल आता है वो आता है 148 से लेकर 151 तक आर्टिकल इसके लिए आते हैं कैग। तो ये अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन देता है, ये देता है भारत के राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन ए सही है। बात करें, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो जीएसटी परिषद, बात करें जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी जो है ये जो स्टार्ट हुआ था 2017 से स्टार्ट हुआ था। और जीएसटी का जो आर्टिकल आता है जीएसटी का, वो आता है 279 के ए में। अब बात करें क्वेश्चन की, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, या भारत का प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी का परिषद अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री का आप नाम यहाँ पर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो 2021 के अनुसार किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला था सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में? तो ऑप्शन ए गुजरात है, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है केरला को ये सर्वोच्च स्थान मिला था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे काफ़ी रिलेटिव बार बार लगातार क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 11, सरकार या आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? सरकार या जो आयोग आया था उसका प्रमुख कार्य क्या था? तो संघ सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था का परीक्षण करना था, या सरकारी व्यय की कार्यदक्षता का मूल्यांकन करना था, या केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण करना था, या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर विचार करना था। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण करना था। जो केंद्र राज्य संबंध होते हैं उनका पुनर्निरीक्षण करना था। और यह जो आयोग आया था वो आया था 9 जून 1983 को। तो ऐसे इससे काफ़ी क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं यूकेपीएससी के एग्जाम में। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 एचडीआर 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है? तो 2020 के अनुसार विश्व में जो पोजीशन थी वो 131 पोजीशन थी, और आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ में। बात करें फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पाद लक्ष्य था। तो क्योंकि ये विवादित क्वेश्चन उस टाइम था, तो इसका जो आंसर दिया था आयोग ने वो दिया था 301 मिलियन टन। तो इसका आंसर ये होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 14, खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है? खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति की विशेषता है? तो ऑप्शन ए है राजस्व नीति, ऑप्शन बी राजकोषीय नीति, ऑप्शन सी मौद्रिक नीति, ऑप्शन डी श्रम नीति। तो जो खुले बाजार की जो प्रोसेस होती हैं वो किसके अंतर्गत आती है? तो आती है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। बात करें क्वेश्चन 15, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब शुरू किया गया? जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये कब शुरू किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 2007-2008 में, या 2004-2005 में, 2002-2003 में, या 2000 या 2001 में। तो इसका सही आंसर है 2007 और 2008 में। क्वेश्चन नंबर 16, तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर कितनी थी? तो 2011-12 के लिए तेंदुलकर समिति थी जो, उसके अनुसार भारत की गरीबी दर कितनी थी? 40.62%, या 35.52%, या 29.31%, या 21.92%। तो इसका जो सही आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली 21.92% है, ये 22% थी। तो इसका सही आंसर है 22% या 21.92%। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा? तो ये आप सब जानते हैं कौन सा एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है। ओके, बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए ये लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। तो ये है काली मिट्टी कपास के लिए।
बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ये टोटल भारत की साक्षरता दर बता रही है। जो एवरेज निकलेगा मेल एंड फीमेल का जो एवरेज निकलेगा, तो इसका जो सही आंसर है वो 74.04% भारत की साक्षरता 2011 के सेंसस के अनुसार थी। बात करें मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक करती है। मुख्य केंद्रीय क्षेप है जिसको शायद सेंट्रल CBT कहा जाता है, शायद सेंट्रल बाउंड्री थ्रस्ट कहा जाता है, शायद आप बताएंगे क्या कहा जाता है। तो वो किसको अलग करती है? तो ऑप्शन ये है गंगा का मैदान और शिवालिक पहाड़ियाँ, लघु हिमालय तथा शिवालिक पहाड़ियाँ, वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय, या तिब्बत पठार या वृहद हिमालय। तो इसका जो सही आंसर वो होगा वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय। वृहद हिमालय और लघु हिमालय को मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक करती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो पहला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, या केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। तो कौन सा इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो ये जानते हैं भारत का निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 324 में जो आता है, 324 से लेकर 329 तक जो आते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था हो जाएगी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? क्योंकि साउथ इंडिया में है, तो इसका जो ऑप्शन ये है गोदावरी, कावेरी, नर्मदा या ताप्ती। तो इसका जो सही आंसर है वो है, नहीं सॉरी, साउथ इंडिया में नहीं है, यह है नर्मदा पर है एलियाबेट द्वीप। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या है। तो जो यहाँ का लिंगानुपात है वो कितना था? भारत का लिंगानुपात कितना था? तो यहाँ पर ऑप्शन है 910, 940, 920 और 980। तो इनमें से कोई भी नहीं है। जो आंसर है इसका वो है 943 लिंगानुपात भारत का था पर विमेंस पर 1000 मेल। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 का, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पंजाब हिमालय सिंधु व सतलज नदियों के बीच, कुमाऊं हिमालय यमुना व काली नदियों के बीच। तो पंजाब हिमालय यहाँ पे सही है, कुमाऊं हिमालय भी सही, यमुना तथा काली नदी के बीच। नेपाल हिमालय रावी और तिस्ता नदियों के, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। असम हिमालय तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में, तो ये सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ लगाना है, इस तरफ से लगाना है। तो इसे पहला जो दर्रा है जोजिला दर्रा, तो जोजिला जो दर्रा है ये पड़ता है लद्दाख में। लद्दाख में शिपकिला दर्रा जो है ये है हिमाचल में। मुलिंगला जो दर्रा है थांगला मुलिंगला, यह है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में। बॉमडिला जो दर्रा है ये पड़ता है अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश। और जलापला जो दर्रा ये है सिक्किम में। अब आप लगा सकते हैं इनको कौन सा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 5 एंड 4। तो ये इसका सही आंसर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? तो ये आप जानते हैं अनाईमुड़ी या महेंद्रगिरी या अरमाकोंडा या मुकुर्थी। तो सही आंसर जो है वो है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट 8843 फीट है, लगभग 2000 मीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो यहाँ पे ये डाउटफुल है क्योंकि यहाँ पे इनके अनुसार तो यहाँ उत्तरकाशी हो जाएगा, लेकिन सबसे जो ज़्यादा क्षेत्रफल है वो चमोली का है। चमोली 8800 सॉरी शायद 8830 किलोमीटर है। तो चमोली का सबसे अधिक क्षेत्रफल यहाँ पर है।
बात करें अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती, तो कर्णप्रयाग में भागीरथी मिलती है, पिंडर मिलती है, मंदाकिनी मिलती है, धौलीगंगा मिलती है। तो कर्णप्रयाग में पिंडर रिवर यहाँ पर मिलती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है। जो हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट है वो कहाँ स्थित है? निम्न हिमालय, उच्च हिमालय के मध्य, शिवालिक व निम्न हिमालय के मध्य, या गंगा मैदान और शिवालिक के मध्य, या उच्च हिमालय व ट्रांस हिमालय के मध्य। तो ये है गंगा हिमालय और शिवालिक के मध्य में। बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए। तो जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लगाने पर इनका अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर है वो है फर्स्ट उत्तरकाशी, फिर आ जाएगा बागेश्वर, फिर आ जाएगा रुद्रप्रयाग, फिर आ जाएगा चंपावत। तो इसका जो सही आंसर है 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 2001-2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही। 2001 से लेकर 2011 के दशक में, ये पुराने सेंसस से क्वेश्चन आए हैं, नए सेंसस के अभी डेटा भी उपलब्ध नहीं है, तो इससे क्वेश्चन आया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 19.17%। ये जनसंख्या वृद्धि दर रही है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो ये क्वेश्चन कल के पेपर में जो DLED का पेपर हुआ था वहाँ पे भी आया था। तो देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार या अल्मोड़ा। तो इसका सही आंसर है हरिद्वार में। माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो रिहंद पे है, महानदी पे है, बेतवा पे या यमुना पे। तो काफ़ी टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सही आंसर है बेतवा नदी पर ये माता टीला परियोजना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर नहीं है? जोशी, छिमवाल, कपोली या सनवाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है जोशी। बात करें निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? जौनसारी, थारू, बुक्सा या बैगा। तो सही आंसर है बैगा, ये आप भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा? तो देखिए वैष्णव संप्रदाय के यहाँ पर प्रभाव पड़ा है, शैव व शाक्त संप्रदाय का भी प्रभाव पड़ा है, नाग संप्रदाय का भी कम प्रभाव है, लेकिन नाथ संप्रदाय इनका कम प्रभाव। सबसे अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है शैव और शाक्त संप्रदाय का, ये सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है उत्तराखंड के जनमानस पर। बात करें क्वेश्चन नंबर 38 का, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? हारुल, जागर, लाड़ीशाह या रमोला। तो इसमें से सही है जो वो है लाड़ीशाह। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन किया जाता था? तो हिल यात्रा जो होती है जिसमें लखिया भूत एक किरदार आता है, लखिया भूत का एक किरदार होता है। वैसे काफ़ी इसमें किरदार होता है, क्योंकि जो हिल यात्रा है ये नेपाल के इन्फ्लुएंस से है जो, तो नेपाल के जो से सटे हुए जिले, जो उत्तराखंड का नेपाल से सटा हुआ जिला है उसमें ज़्यादा ये होता है। तो ये जिसका जो सही आंसर होगा पिथौरागढ़ में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो ये की जाती है नैटवाड़ उत्तरकाशी में, दुर्योधन और कर्ण की पूजा। वहाँ पे कर्ण महाराज और दुर्योधन का मंदिर है। बात करें 41, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय में प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? कौन सी उत्तराखंड की प्रागैतिहासिक जाति नहीं है? गंधर्व, यक्ष, किन्नर और शक। तो शक इसका सही आंसर है। शक यहाँ की प्रागैतिहासिक जातियाँ नहीं है। किन्नर यहाँ थे, यक्ष यहाँ थे और गंधर्व यहाँ थे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? जो तालेश्वर के ताम्रपत्र हैं उसमें किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो पमार वंश और राजधानी श्रीनगर नहीं, पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर, ये सही आंसर है इसका। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, तो यहाँ पे आपको मेल मिलाना है। भारतीय सैन्य अकादमी, तो ये हो जाएगा देहरादून, फूलों की घाटी ये हो जाएगा चमोली, भेल हो जाएगा हरिद्वार और पिंडारी ग्लेशियर हो जाएगा बागेश्वर। तो इसका सही आंसर, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 44 के, अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? सोमचंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद, बालो कल्याण चंद। तो इसका आंसर आप जानते हैं, इसका सही आंसर है बालो कल्याण चंद। क्वेश्चन नंबर 45, 1658 ईस्वी में मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। ये भी कल का जो ये वाला क्वेश्चन जो है कल के DLED के पेपर में आया था। तो इसका सही आंसर था सुलेमान शिकोह। ये दारा शिकोह के बेटे थे और वहाँ से भाग के औरंगजेब के काल में जो वहाँ पे युद्ध हुआ था, उसके बाद ये हार के जब दारा शिकोह की को मृत्यु दंड दिया जाता है तो सुलेमान शिकोह यहाँ पर भाग के आ जाता है।
बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? तो इनमें से सबसे प्राचीन जो वो है कालसी, सबसे प्राचीन जो है कालसी में मिला था अशोक का शिलालेख। कुमाऊं राजवंश के चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये क्वेश्चन भी जो पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है मोहनचंद, महेंद्रचंद, शिवचंद या प्रद्युमन चंद। तो सही आंसर है महेंद्रचंद, और ये 1791 में आखिरी राजा था उस टाइम, जब यहाँ पे नेपाल से अटैक हुआ था। अगला है गुंठ भूमि का अर्थ है। गुंठ भूमि का अर्थ क्या होता है? मंदिर को प्रदत्त भूमि, सैन्य सेवा हेतु प्रदत्त भूमि, प्रशासनिक सेवा हेतु प्रदत्त भूमि या चारागाह हेतु प्रदत्त भूमि। तो सही आंसर है मंदिर को प्रदत्त भूमि। मंदिर को जो भूमि दान में दी जाती थी उसको गुंठ भूमि कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 49, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन है? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट जो बुक लिखी गई है इसके लेखक कौन है? गार्डनर है, ई गार्डनर, या एटकिंसन है, या शेखर पाठक या मौलाराम है? तो सही आंसर है एटकिंसन, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, उत्तराखंड राज्य शासन की वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना है वो किससे रिलेटेड है? शिक्षा से, पर्यटन से, कृषि से या चिकित्सा से? तो इसका सही आंसर है पर्यटन से रिलेटेड है। इसके तहत यात्रा करवाई जाती है, तो ये पर्यटन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, ये पुरानी रिपोर्ट है। इसके अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही? तो यहाँ पे है ऑप्शन है उधम सिंह नगर, या देहरादून, या हरिद्वार, या नैनीताल। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है उधम सिंह नगर की सबसे ज़्यादा ये रही। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 51 है, इसका जो सही आंसर है उधम सिंह नहीं, इसका सही आंसर है हरिद्वार की सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय रही। बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो खिरसू जो है ये पौड़ी गढ़वाल में, ये सही है। औली चमोली में है, कौसानी पिथौरागढ़ में नहीं है, ये बागेश्वर में है, शीतलाखेत अल्मोड़ा में है। तो सही आंसर है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 53, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो किस स्थान पर उत्तराखंड राज्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 19वें स्थान पर। 54, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो इसका सही आंसर है 963, ये यहाँ का लिंगानुपात है 2011 के सेंसस के अनुसार। 55, नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खशदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो इसका सही आंसर है अशोक चल ने उस टाइम यहाँ पर अटैक किया था और यहाँ के कुछ क्षेत्र पर उन्होंने रूल किया था। तो ये अशोक चल इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 का। बात करें 56 का, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो आप जानते हैं चमोली के रेणी गांव से हुआ था, रेणी गांव से ये स्टार्ट हुआ था, और गौरा देवी इसमें मुख्य रूप से इन्होंने प्रतिभाग किया था। तो चमोली इसका सही आंसर है। 57, उत्तराखंड में सर्वाधिक और न्यूनतम 2011 की जनगणना वाले जिले कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। तो इसका सही आंसर है हरिद्वार, रुद्रप्रयाग। सबसे अधिक जो हरिद्वार में है और सबसे कम रुद्रप्रयाग में पॉपुलेशन है उत्तराखंड में 2011 के अनुसार। बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो पंतनगर में हुई थी, जिसकी स्थापना, तो वो कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वह है 17 नवंबर 1960 को पंतनगर में। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये जो राष्ट्रपति शासन जो लगा था ये कब से लगा था? ये 27 मार्च 2016 से लगा था राष्ट्रपति शासन यहाँ पे, और 2 महीने के लिए, लगभग 2 महीने और 115 दिन के लिए आसपास ये शासन यहाँ पे लगा था। बात करें निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के, 115 दिन के लिए नहीं लगा था, ये लगभग 1.5 महीने के लिए लगा था। तो पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर है श्री ट्रेल ने। तो ट्रेल ने, जो मिस्टर ट्रेल थे, इन्होंने ये स्टार्ट की थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? टोटल यहाँ पे जो स्थान आरक्षित हैं उत्तराखंड में 70 सीट्स हैं। 70 में से 15 स्थान आरक्षित हैं। 15 में से 13 जो होते हैं ये अनुसूचित जाति के लिए, और जो 2 है वो है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो 13 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है, ये है
पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पौड़ी इन्होंने बनाया था, तो वहाँ पे इनका मुख्यालय था। बात करें क्वेश्चन नंबर 63, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो भी यहाँ पे पंचायती होती है उनकी जो वित्तीय स्थिति होती है तो उनका पुनर्विलोकन जो करता है वो कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 64, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2018 और 2019 से इसको स्टार्ट किया गया था। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई? तो ऑप्शन है देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल व पौड़ी। तो सही आंसर है हल्द्वानी में ये स्टार्ट किया गया था। अगला है नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई? जो नैनीताल में राजभवन बनाया गया ये कब बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन है 1857 में, 1997 में, 1987 में, 1897 में। तो सही आंसर है 1897 में, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ये थे 1857 में या 1897। सही आंसर है 1897। कुमाऊं मंडल विकास निगम में गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ये दोनों जो विकास मंडल जो दोनों मंडल विकास निगम है इनकी स्थापना कब की गई थी? तो जो इसका सही आंसर है वो है 31 मार्च 1976 को। क्वेश्चन नंबर 68, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो कितना प्रतिशत यहाँ पे अनुसूचित जाति रहती है? तो वो है 18.76% उत्तराखंड में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की, स्टॉकहोम में पहली बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ये है 1972 में, 5 जून 1972 में। और इसी दिन जो मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस यहाँ पर मनाया जाता है पूरे विश्व में। बात करें क्वेश्चन नंबर 70, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना आता है? तो उत्तराखंड राज्य में कितना वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल आता है? तो वो है 71.05%, 38,000 वर्ग किलोमीटर। वही वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार है तो ये 71.05%। तो ये आता है 38,000 लगभग वर्तमान किलोमीटर स्क्वायर जो वन आता है। तो ये इसका आंसर है। बात करें झिरोली, बागेश्वर और चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था कल वाले डीएलएड पेपर में, तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट इसका सही आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि 3 या 4 क्वेश्चन तो यहाँ से लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला है सगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर है? सुगंध पादप केंद्र उत्तराखंड में किस स्थान पर है? तो ये है सेलाकुई में। इसका सही आंसर है सेलाकुई, देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 73, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर न्यूनतम थी? सबसे कम महिला साक्षरता दर तो यह है उत्तरकाशी में, लगभग 60% ये दर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है 74, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIP प्रबंधित किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा, ऑप्शन ए। बात करें 75, इनको मिलाना है, अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला है क्योंकि यहाँ पे दिया है तो उत्तरकाशी है यहाँ पे इसके अनुसार, वैसे चमोली है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला अगर बात करें तो ये चंपावत है। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला जो है ये हरिद्वार है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला ये देहरादून है। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? कौन सी चीज़ें इनमें से प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई भी नहीं यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आती है। सेवेंटी सेवन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो 15 अगस्त 2014 के बाद को किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 78, जो फेरोमोन्स होते हैं वो किस चीज़ के उदाहरण होते हैं? तो फेरोमोन्स क्या होते हैं? वृद्धि हार्मोन्स होते हैं, अंत हार्मोन होते हैं, बाह्य हार्मोन होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फेरोमोन्स होते हैं बाह्य हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन है, आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं उनके, जो आइसोटोनिक घोल होते हैं उनमें क्या समान होता है? वाष्प दाब होता है, श्यानता या पृष्ठ तनाव या पराशरण दाब? तो इसका जो सही आंसर है वो है पराशरण दाब। अगला है, निम्न में से किस कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है? तो आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका सही आंसर है
जो प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग जो होती है। बात करें प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या था? जो प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु बनाया गया था उसका नाम था डॉली भीड़। ये भीड़ थी, इसको बनाया गया था सबसे पहले ट्रांसजेनिक। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है वाष्पशील? तो ऑप्शन ए एस्टेल्डिहाइड, ऑप्शन बी है फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑप्शन डी है डाइक्लोरोमीथेन। तो सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl, ये वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है। बात करें 83 निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी कल के पेपर में पूछा गया था DLED में, यूनिक्स, लिनक्स, जावा या विंडोज। तो इसका सही आंसर है जावा। तो आप देख सकते हैं कल वाले पेपर DLED में लगभग 4 क्वेश्चन तो यहीं से आए हैं, इस वाले पेपर से। बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की डायोड का उपयोग किया जा सकता है तो विद्युत संकेत के परिवर्धन के लिए, प्रत्यावर्ती धारा की एक दिशा में बदलने के लिए, या विद्युत संकेत उत्पन्न करने के लिए, या गामा किरणों को उत्पन्न करने के लिए। तो जो डायोड है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो AC करंट होता है उसको एक दिशा में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है? कैसे आपको पता लगेगा कि एनवायरनमेंट में जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 है, इसकी जो वैल्यू है बढ़ चुकी है? तो कौन आपको बताएगा? तो ऑप्शन ए ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन दो है शैवाल लाइकेन्स, ऑप्शन जो सी है वो है फॉन्स, या ऑप्शन डी शैवाल। तो इसका सही आंसर है शैवाल या लाइकेन्स जो होते हैं ये सूचक होते हैं कि एनवायरनमेंट में SO2 इंक्रीज हो चुका है। अगला है यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है। कौन इसको इसमें नत्रजनी मतलब होता है नाइट्रोजनिक जो है अपशिष्ट कौन उत्सर्जित करता है? मानव करता है, पक्षियाँ करती हैं, छिपकलियाँ करती हैं, या पक्षी छिपकली दोनों द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है पक्षी और छिपकली द्वारा, दोनों द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया था? तो इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? यह आता है राजा महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल या मोहनदास करमचंद गांधी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर था मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा ये स्टार्ट किया गया था इंडियन ओपिनियन। अगला है शिक्षा की वर्धा योजना जो आई थी 1937 में, क्योंकि महात्मा गांधी ने 1937 से एजुकेशन पर काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पर काम किया था। और इसमें इन्होंने कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन में सबसे पहले जो बच्चे जो कक्षा 5 तक पढ़ रहे हैं उनमें क्राफ्ट उनको सिखाया जाए। तो इसके आधारित पर ये एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट की गई थी। उन्होंने कहा कि अगर बेसिक मजबूत होगा तो आगे चल के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो राधाकृष्ण आयोग नहीं था ये, DS कोठारी आयोग नहीं था, WS हंटर आयोग नहीं था, और महात्मा गांधी ने इसके बारे में बताया था, वर्धा शिक्षा योजना। अगला है एक अनावर्त बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, उसके भ्रूणकोश में कितने गुणसूत्र होंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है 8 उसके, क्योंकि जोड़ी में रहता है तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है A.O. ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? क्योंकि हम जानते हैं A.O. ह्यूम ने 1885 में जो कांग्रेस है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना की थी। तो इन पर एक जीवनी कहानी लिखी गई और उसके बाद उन इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना था। तो वो कौन था? तो इसका सही आंसर है विलियम वेडरबर्न। इन्होंने इनके बारे में लिखा था, इनकी बायोग्राफी लिखी थी इन्होंने। विलियम वेडरबर्न ने A.O. ह्यूम की बायोग्राफी लिखी थी और उसके बाद ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 91 तीन कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है? तो जो तीन कठिया जो अनुबंध है वो किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये है चंपारण सत्याग्रह से, असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, या नमक सत्याग्रह से। तो तीन कठिया जो अनुबंध आता है ये आता है चंपारण सत्याग्रह से। आप यहाँ पे लिखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। बात करें क्वेश्चन नंबर 92 की 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? जो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है उसकी जो थीम है वो क्या थी? आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ओके, तो इसकी जो थीम थी वो थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, या अपना भारत अपना गौरव था, या स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 93 सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? 2020 का यहाँ पे करंट अफेयर पूछा है, तो किसको यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो तात्कालिक समय के अनुसार जो मिला था वो मिला था अनामिका को।
तो उसका सही आंसर है अनामिका। क्वेश्चन नंबर 94, वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो इसमें से ये तो बहुत, वैसे इसका आंसर शायद अनिल बैजल था उसके अनुसार, लेकिन वर्तमान जो है, वर्तमान यहाँ पे जो वो है विनय कुमार सक्सेना। वर्तमान जो है वो है विनय कुमार सक्सेना। ये 26 मई 2022 से हैं, 26 मई 2022 से हैं उपराज्यपाल। बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की, सन 2020-21 के लिए फिक्की जो है इसका नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? संगीता रेड्डी को, या उदय शंकर को, या विजय गोखले, या आदित्य बिरला? तो ये भी पुराना है, जो इसका सही आंसर होगा वो है उदय शंकर को यहाँ पे चुना गया था फिक्की का नया अध्यक्ष 2020 और 21 के लिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 94 के लिए, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता था? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स जो एथलेटिक्स हुआ था उसमें किसने जीता था? सुमित अंतल ने जीता था, ये काफ़ी फेमस रहे थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 97 की, 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में होगा, तो ये हो भी चुका है, पुराना है, तो जो इसका आंसर है वो है पुणे में ये हुआ था। बात करें क्वेश्चन नंबर 98, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित है? तो जिन्होंने 2021 में नोबेल शांति के लिए पुरस्कार जीता था वो कहाँ के थे? तो वो थे मलेशिया और इटली के हैं। आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वर्तमान में शांति का पुरस्कार किसे दिया गया है पिछला 2022 वाला। बात करें क्वेश्चन नंबर 99, जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है? क्योंकि एक दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, और एक दिन के लिए उच्च आयुक्त जो बनी थी वो कौन बनी थी? तो संजना कुमारी बनी थी, रुद्राली पाटिल बनी थी, चैतन्य वेंकटेशन बनी थी, या अदिति माहेश्वरी बनी थी? तो उसका सही आंसर है अदिति माहेश्वरी यहाँ पे बनी थी। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है? जो भारत में विद्युत तार इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसके समय हुआ था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी को इनका जनक माना जाता है। उन्होंने इस पर सबसे पहले सोचा था इसके बारे में काम करने के लिए। तो ये थे 100 क्वेश्चन। तो आई होप आपने इसमें से काफ़ी चीज़ें आपने रिपीट की होंगी। तो बाकी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।